नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अंजू वेद कहानी माला यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी शिक्षा की परख कहानी पसंद आई होगी। आपके लिए फिर एक स्वरचित कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है अनोखी। जनवरी के ठंड में अक्सर गांव के बुजुर्गों की महफिल चौपालों पर जमती। आग के अंगारों की सेक के साथ हुक्का चलता और घंटों किसी न किसी बात पर चर्चा होती। कभी कभी यह चर्चा इतना उग्र रूप धारण कर लेती कि चर्चा और लड़ाई का अंतर समाप्त हो जाता। कुछ देर शांति रहती, फिर कोई हंसी का जुमला छोड़ता और सब ठीक हो जाता। आज इस चौपाल का विषय गांव का पढ़ा लिखा नौजवान भीमा है। सुनते हैं आज फिर उसे दौरा पड़ा है, एक बुजुर्ग ने कहा। हाँ, उसे अस्पताल ले गए हैं। देखो क्या होता है। विधि का लेख है भाई, कोई कमी नहीं है, पर इस दिमागी दौरे ने उसे मोहताज बना दिया। दूसरे बुजुर्ग ने लंबी सांस भरते हुए कहा। भीमा गांव का होनहार युवक है। मात्र 17 वर्ष में उसका विवाह पास के गांव की संभ्रांत परिवार में जन्मी मीरा से हो गया। मीरा भी उस समय 15 वर्ष की रही होगी। आज कहें तो दोनों का बाल विवाह था। मीरा जितनी देखने में सुंदर थी, उतनी ही कार्यों में दक्ष थी। कुछ वर्षों बाद उनकी बेटी अनोखी का जन्म हुआ। दोनों बेटी पर जान न्योछावर करते, उसे खूब खिलाते पिलाते और अच्छी देखभाल करते। छोटे से परिवार का यह रहन सहन उनके बड़ों को बहुत अच्छा नहीं लगता। उन्हें बेटे की इस तरह परवरिश सामाजिक चलन के विपरीत लगती। कभी कभी भीमा की माँ कुछ ऐसा कह जाती जो भीमा को पसंद नहीं आती। भीमा माँ की कही बातों को अनसुना कर देता और अपने काम में लगा रहता। पर मीरा अवश्य अपना क्रोध दबा कर रह जाती। बेटी के लिए वह कुछ भी सुनना नहीं चाहती, विशेषकर उसके खान पान और देखभाल को लेकर। अनोखी का ये लाड़ प्यार शायद कुदरत को भी रास नहीं आया। कुछ ही समय बाद उसके पिता दिमागी दौरे का शिकार होने लगे और इस छोटे सुखी परिवार पर दुखों के हथौड़े पड़ने लगे। भीमा शारीरिक रूप से बलिष्ठ था, किंतु दिमागी बीमारी ने उसे खोखला कर दिया। वह कभी कभी इतना विकराल रूप धारण कर लेता कि उसे कमरे में बंद करना पड़ता। खिड़की से अनोखी पापा पापा पुकारती तो उसके आंसू धुलकने लगते। ऐसा लगता जैसे भीमा अपनी इस हालत में लाचार है। वह जवाब नहीं देता, परंतु अनोखी को छलकती आंखों से एकटक देखता रहता। अनोखी भी भीमा की स्नेह भरी दृष्टि का मूक बनकर जवाब देती और देर तक वहीं खड़ी रहती। ऐसी मचलती भीमा से लिपट जाए, पर दादी के डर से दूर रहती। तो कब तक खड़ी रहेगी मूर्ति बनकर यहाँ? दूर हो जा, कभी तेरा बाप उठाकर कुछ फेंक देगा। उसका दिमाग चल गया, दादी बेपरवाह बोलती हुई कामने लगी रहती। भीमा के सजन नेत्र अनोखे से जाने क्या कहते, वह चुपचाप वहां से चली जाती। मीरा मूक दर्शन बनी सब देखती रहती और अपने घरेलू काम की गति और तेज कर देती। समय बीत रहा था। भीमा की हालत मौसम की तरह बिगड़ती सुधरती जा रही थी। भीमा का इलाज न तो अच्छे अस्पताल में हो रहा था और न ही घर में उसे अच्छी देखभाल मिल रही थी। भीमा की उग्रता बढ़ते ही उसका भाई उसे एक गोली खिला देता, जिसे डॉक्टर ने कभी कभी देने को कहा था, किंतु वह इसे अब लगभग रोज देने लगा। डॉक्टर भीमा की बीमारी को लेकर आशान्वित थे। वे जरूर ठीक हो जाएगा अगर उसका इलाज ढंग से करवाया जाए। वह अक्सर मीरा को यही बात कहते। मीरा जानती थी भीमा के इलाज पर उसका भाई और माता पिता दोनों ही खर्च करना नहीं चाहते। मीरा अपने मायके की तरफ देखती, वहां भी निराशा ही हाथ लगती। उसके भाई पहले से ही उसकी बेटी की पढ़ाई लिखाई में मदद कर रहे थे। वो चाहते तो शायद और मदद कर देते, परंतु हम ही क्यों, वे खुद संभाले, जैसे उत्तर मीरा से कई बार कह चुके थे। हताश मीरा अपने देवर से गुहार लगाती, परंतु घर के खर्च का हवाला देते हुए वह मना करता रहता। मीरा पति की बिगड़ती दशा को देखकर पत्थर बन जाती। व्यवस्था ऐसे हिलोरे मारती कि घंटों आंखों से आंसू न सूखते। भीमा का खान पान अस्त व्यस्त होता जा रहा था।
वह एक बार में 8-10 रोटियां खा जाता। इसे बार बार रोटी क्यों देती है? इसे खाने का पता नहीं? तू तो मूर्ख नहीं है। सास की कटुतापूर्ण बातें सुनकर मीरा उसे रोटी देना बंद कर देती। रोटी के लिए भीमा मीरा को जिस अधीरता से देखता, वह उसे अंदर तक झकझोर देता। गुस्से में वह बर्तनों को पटक पटक कर मांजती और मांजती ही रहती। शायद क्रोध निकालने का कोई और रास्ता उसके पास नहीं था। दिन बीत रहे थे। अनोखी अब बड़ी हो गई। वह पिता के स्नेह का अभाव बार बार महसूस करती। चाहती थी बहुत कुछ कहना, सुनना, लड़ना, मनुहार करना, परंतु भीमा की दशा देखकर चुप रह जाती। गंभीरता और अभाव में रहना उसने अपनी नियति मान लिया। मीरा अनोखी को लेकर चिंतित रहती। वह नहीं चाहती थी कि जो मानसिक प्रताड़ना उम्र भर उसके साथ लगी रही, वह अनोखी को छुए भी। वह कम पढ़ी थी, पर आसपास के विकास से अनभिज्ञ नहीं थी। अपने अधिकारों को लेकर जागरूक थी। ये बात अलग है कि उसने कभी इनका प्रयोग नहीं किया। क्या कारण था, पता नहीं। मीरा अनोखी को डॉक्टर बनाने का सपना देखती, उसके लिए सार्थक प्रयास भी करती, परंतु सास की संकीर्ण सोच से आहत रहती और फिर एकदम खड़ी हो जाती अपनी बेटी के लिए दृढ़ता से और कह उठती, मैं बेटी का विवाह जल्दी नहीं करूंगी। उसे पढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, डॉक्टर बनना है, कुछ कमाना है, सीखना है, नहीं तो मेरी ही तरह घुट कर रह जाएगी। इसे सिर पर बिठा ले, वह जोर से चिल्लाती। तुझे पता है, हमारी बिरादरी में बड़ी उम्र में लड़की का ब्याह नहीं होता। कोई लड़का नहीं मिलेगा। क्या करेगी इसे डॉक्टर बना के? मीरा की सास कहती। मीरा पूरी शक्ति के साथ अनोखी को पढ़ाने में लग गई। होनहार अनोखी जब भी पिता के पागलपन से आहत होती, मीरा उसका ध्यान कहीं और ले जाती। चाची और दादी के व्यंग्यों से भी वह प्रभावित होती, परंतु अपने लक्ष्य को साधे रखती। अपनी माँ के द्वंद को पढ़ लेती, पर अनजान बनी रहती। जब बिस्तर पर वह मुंह दबाकर रोती, सिसकियां लेती, उसे लाड़ करती, तो वह सोने का नाटक करती, क्योंकि माँ की पीड़ा उसे सोने नहीं देती थी। माँ के दृढ़ विश्वास और साहस को बनाए रखने का शायद यही उपाय उसे सही लगता। मीरा का ममता से भरा स्पर्श उसे धैर्य देता। वह चुपचाप माँ के साथ खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार करती। उसे पता था, यदि वह उठ गई तो माँ रोना बंद कर देगी, अतः उसकी व्यथा को घुलकर बाहर निकलने देती। मीरा के परिश्रम, त्याग और विद्रोही स्वभाव का परिणाम हुआ कि अनोखी डॉक्टर बन गई। परंतु डॉक्टर बनने के लक्ष्य प्राप्ति में 30 वर्ष बीत गए। अब मीरा स्वयं उसके विवाह के लिए चिंतित हो गई। उम्र भर बेटी को साथ रखने का साहस अभी उसमें नहीं था। पता था कि बेटी के लिए अच्छा वर तलाश नहीं कर पाएगी। कैसा घर मिलेगा, दहेज कैसे देंगे, विवाह की रस्में कैसे पूरी होंगी, ऐसे अनेक प्रश्नों से वह घिरी रहती। चाहकर भी देवर से मदद नहीं ले पा रही थी, क्योंकि उसकी सोच पर उसे विश्वास नहीं था। अनोखी अब काबिल डॉक्टर है, पर इस डॉक्टर की कद्र उस समाज में नहीं है जो अपनी दिखावटी, विकसित और आधुनिक सोच के बोझ तले दबा है। इस समय मीरा और अनोखी स्वयं को थका हुआ महसूस कर रहे थे। भीमा उम्र से पहले बूढ़ा हो गया। बीमारी का प्रभाव उस पर हावी होने लगा। मीरा तनाव में घुलती जा रही थी। उसका मन बेटी की शादी और सुखी जीवन की कल्पनाओं में अटका रहता। अनोखी शादी न करने की जिद करती, परंतु मीरा उसे तर्कों में ऐसा उलझाती कि वह मान जाती। पापा को डॉक्टर सब्बरवाल को दिखाना पड़ेगा। वह देश के जाने माने मनोचिकित्सक हैं माँ। अब उनके ठीक होने के आसार कम हैं। अनोखी, समय जा चुका है, मीरा हताशा भरे स्वर में कहती। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी माँ। मुझे उनका ऋण उतारना है, उन्हें घुमाना है, खिलाना है, जो वो चाहें। बंद कमरे में नहीं, खुले आसमान में, हमारे साथ, तुम्हारे साथ। मीरा
डॉक्टर सब्बरवाल से कहती, डॉक्टर सब्बरवाल चुप रहते और अब कुछ ऐसा होने लगा था जो मीरा और अनोखी को भी कुछ संशय में डाल रहा था। भीमा अब कुछ दिन का मेहमान है। उसके शरीर के अंदर उन दवाइयों का प्रभाव उच्चता के शिखर पर है, अर्थात शरीर के अंदरूनी अंग धीरे धीरे निष्क्रिय होते जा रहे हैं। अनोखी की समझदारी और योग्यता ढेर होने लगी। जिस दर्द से वह माँ को निकालना चाहती थी, उसमें स्वयं बुनती चली गई। दर्द से भरी अनोखी बरस नहीं पाई। मन ही मन घुटती अनोखी पर व्यथित पिता की पीड़ा हावी होती चली गई। वह ऐसे तनाव में आ गई जिसकी दवा उसके पास नहीं थी। आज भी माँ अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहा था। सफेद कपड़े में लिपटा उसका शरीर शांत और सुंदर लग रहा था। अनोखी पिता के थके चेहरे को निरंतर निहारे जा रही थी। उसका मन हुआ पिता से लिपटे, चिल्लाए, रोए और वो सब कहे जो पिता से कहना चाहती थी, पर दादी के बड़े बड़े मनहूस वाले डायलॉग के आगे चुप रहना उचित समझा। विधवा बनी मीरा जड़वत बैठी थी। बीच बीच में भीमा के हाथ छूकर देखती, कहीं कोई हरकत हो जाए। सूनी आंखें, सूखा मुंह, प्रभाव शून्य हो गए। जीवन भर भीमा की बीमारी का दोष उस पर मरता रहा। क्या उसकी मौत की भी वह जिम्मेदार है? अनोखी पिता की शव यात्रा देखती रही, निशब्द, निस्सहाय खड़ी। अनोखी अब भी उपेक्षित है। भीमा का संस्कार उसका भाई करेगा। पारिवारिक दबाव के आगे अनोखी शुद्ध है। पिता के लिए देखे अपने सपने की तरह आंसुओं को घुलते देख रही है। वो बहते जा रहे हैं, साथ ही बह रही है सुनहरे भविष्य की आशा और उम्मीद। घर ही नहीं, संसार में अकेली पड़ चुकी ये दो महिलाएं आज स्वयं को कोस रही हैं। हम क्या बदलना चाहते थे, क्यों बदलना चाहते थे और हम क्या बदल पाए? समाज में भाग्य के सहारे छोड़ दी गई इन महिलाओं की पीड़ा यात्रा का कोई स्टेशन नहीं आया। सामाजिक और पारिवारिक बंधनों की लाश पर सपने तो खड़े हो गए, परंतु उन्हें रोंदने के लिए झूठी शान और परंपराओं का दो मुहा खंजर तैयार खड़ा है। आज मीरा और अनोखी पर वार हो रहा है, कल फिर उठेगा किसी और पर अनवरत, पुनः पुनः। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगले सप्ताह फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। कृपया कहानी माला यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।